नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। शाम के 6 बज चुके हैं, वक्त हो चला है इंडिया का सवाल। तो फिलहाल देखिए, भारत एकमात्र ऐसा देश है जो 17 बार अब तक ऐसे आक्रमण झेल चुका है, क्योंकि 17 बार आक्रमण करने वाले महमूद गजनी के भांजे हत्यारे सालार मसूद गाजी के सम्मान में हर साल मुस्लिम समुदाय संभल में मेले का आयोजन करता रहा है। स्थानीय समुदायों की डिमांड है कि सालार गाजी की याद में नेजा मेला हर साल की तरह इस साल भी मनाया जाए। स्थानीय हिंदुओं का यह कहना है कि सालार गाजी एक लुटेरा हुआ करता था। वो महमूद गजनी का सेनापति था जिसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। सालार गाजी ने पूरे देश में कत्लेआम किया था, जिसे राजा सुहेलदेव ने मार डाला था। लेकिन देश में अभी औरंगजेब पर विवाद थमा भी नहीं था कि अब सालार पर सियासत तेज हो गई है। आज इसे पर करेंगे चर्चा कि सालार सूफी संत था या फिर आक्रांत था। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते एक खास रिपोर्ट। देश के विभिन्न हिस्सों में इस वक्त मुगल शासक औरंगजेब को लेकर के विवाद हो रहा है। इस विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुगल आक्रांताओं का महिमा मंडन करने वालों को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। सीएम योगी ने साफ कर दिया कि मुगल आक्रांताओं का महिमा मंडन देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना। सीएम योगी ने कहा कि स्वतंत्र भारत किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता। भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए और स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो, जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बाहर बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। और इसीलिए मैं आपके कहने के लिए आया हूं, विकास की गाथा तभी आगे बढ़ सकती है जब हम अपनी विरासत को पूरे गौरव के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में मुगल शासक औरंगजेब की कब्र से जुड़े विवाद के बीच उत्तर प्रदेश में भी इतिहास के इस किरदार को लेकर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल प्रशासन ने नेजा मेले पर रोक लगा दी। 1034 ईस्वी में बहराइच जिला मुख्यालय के नजदीक मौजूद चित्तौरा झील के किनारे महाराजा सुहेलदेव ने 21 दूसरे छोटे छोटे राजाओं के साथ मिलकर एक युद्ध में गाजी सैयद सालार मसूद को मार डाला था। महाराजा सुहेलदेव ने सैयद सालार मसूद के शव को बहराइच में ही दफना दिया था। कहते हैं महर्षि बालार्क का एक विश्व प्रसिद्ध आश्रम इसी बहराइच जनपद में था और बहराइच की पहचान और नाम उन्हीं बालार्क ऋषि के नाम पर आगे चला था। और ये बहराइच वही ऐतिहासिक भूमि है जहां पर एक विदेशी आक्रांता को धूल दूषित करते हुए महाराज सुहेलदेव ने भारत की विजय पताका को दिगंत तक पहुंचाने का काम किया था। महाराज सुहेलदेव का शौर्य और पराक्रम इस स्तर का था, उन्होंने विदेशी आक्रांताओं के साथ जो शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया था, उसी की परिणति थी कि 150 वर्षों तक कोई विदेशी आक्रांता भारत पर हमला करने की कोई दुस्साहस नहीं कर पाया था। बहनों और भाइयों, ऐसी पावन धरा को जो ऋषि बालार्क की साधना से पवित्र हुई हो, जिस पावन धरा को अपने शौर्य और पराक्रम से
महाराज सहदेव ने विजय भूमि के रूप में बदल करके इसे बहराइच की पहचान दी। वहीं औरंगजेब के फेवर में बोलने वालों की फौज भी खड़ी हो उठी है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि औरंगजेब ने कई मंदिरों का निर्माण करवाया। इस फिल्म ने औरंगजेब बादशाह की तस्वीर इस तरह पेश की है कि उससे हिंदू नौजवान भड़क रहे हैं और उत्तेजित हो रहे हैं, और ये तमाम चीजें हेट स्पीच के दायरे में आती हैं। और हेट स्पीच के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है, उस आदेश पर अमल करना चाहिए। नेजा मेला और जेठ मेला दोनों ही सालार मसूद और महाराज सोहेलदेव से जुड़े हुए हैं, लेकिन हाल के समय में इन पर ऐतिहासिक और धार्मिक आधार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जहां एक पक्ष इन्हें सूफी परंपरा का हिस्सा मानता है, तो वहीं दूसरा पक्ष इन्हें विदेशी आक्रमण से जोड़ कर देखता है। लेकिन अब औरंगजेब विवाद के बाद गाजी सैयद सालार मसूद विवाद अब सियासी फिजाओं को गर्म कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो आपने ये रिपोर्ट तो देख ली और साथ ही साथ ये भी समझ लिया कि आखिर जिस तरीके की हिंसा हमने संभल में देखी और उसके बाद से अब एक एक करके 4 ऐसे जगह जहां अब तक बताया जा रहा है कि अगर जेठ मेले के नाम से आयोजन हो, नेजा मेले के नाम से आयोजन है, लेकिन यह आयोजन उस किसी भी आक्रांता के नाम पर नहीं होने दिया जाएगा जिन्होंने देश को लूटने का काम किया था और मास किलिंग यानी कि समूह में लोगों को मारा भी था। तो ऐसे आक्रांताओं को लेकर के कोई मेला आयोजित नहीं होगा, ये पहले स्पष्ट कर दिया गया। अब मैं आपको एक एक करके मेहमानों से भी पहले तारुफ करवा देती हूँ, फिर चर्चा हम जारी करेंगे। तो फिलहाल आलोक वत्स जी हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। किरण कुमार प्रवक्ता शिवसेना से हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। राहुल अवाना जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके स्टूडियो से, बहुत स्वागत है सर आपका भी। और श्रीराज नायर प्रवक्ता वीएचपी से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। संजय शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूंगी बीजेपी नेता से ही, क्योंकि आलोक वत्स जी देखिए जिस तरीके की इस वक्त राजनीति हो रही है देश में, विपक्षी दलों का ये कहना है कि जब बारीक कुंभ की आई तो आपने तो ये कह दिया कि धर्म के आधार पर नहीं है, एकता को प्रमाणित करने वाला यह आयोजन है, हमने किसी को रोका नहीं है, अगर जिसकी इच्छा है वो जा रहा है महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहा है। यहाँ तक कि हमने ये भी देखा कि कई ऐसे आयोजन होते रहे हैं, अगर हिंदुओं की बात आती है तो तमाम ऐसे आयोजन होते हैं, लोगों को शामिल किया जाता है, लेकिन बात जब मुसलमानों के त्योहारों को लेकर होती है तो उस पर आपत्ति होती है बीजेपी वालों को। ये विपक्षी दलों की ओर से आरोप है। देखिए सुरभि जी, ये बिल्कुल निराधार आरोप है। अभी पाके रमजान चल रहा है, क्या दिक्कत आ रही है रोज वालों? कौन परेशान कर रहा है? मेरे तो जानने वाले बहुत से लोग हैं जो बखूबी इस काम को निभा रहे हैं, कहीं से उनको कोई परेशानी नहीं है। तो कहां से ये बात आ रही है कि मुसलमानों का पर्व तो 1 महीने तक चलने वाला है, 31 तारीख या 1 तारीख को इसकी पुनरावृत्ति होगी। मुझे नहीं लगेगा देश के किसी कोने से आपने ऐसी खबर चलाई होगी कि किसी को रोजा रखने से रोका गया हो या किसी को रोजा में कुछ उसके साथ गड़बड़ी की गई हो। मेरे से भी मिलने बहुत लोग आते हैं, मैं आदतन उनसे चाय पानी पूछता हूँ, कहते हैं नहीं जी रोजे से हैं। मैंने कहा ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कहां से ये अखिलेश यादव जी के बयान को क्या आपने सुना आलोक जी? देखिए देश में कुछ ही पार्टियां रह गई हैं जो जाति और धर्म की अपनी राजनीतिक रोटी सेकते आ रही है, लेकिन अब उनके दिन काउंटिंग के हैं। एक कहावत है ना, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। अब ये जातिगत राजनीति करने वालों के दिन लगने वाले हैं। हिंदुत्व संगठित हो गया है, रात पात से ऊपर बात करते हैं, ठीक है। और धर्म के प्रति भी हमारा नजरिया उतना ही उत्कृष्ट है जितना होना चाहिए। और जितने भी हमारे जन सेवा के कार्य हैं, उसमें ना हम धर्म देखते हैं ना हम जाति देखते हैं।
चलिए ठीक है, आप तो ये कह रहे हैं कि हम किसी तरीके से धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन वहीं जिस तरीके की बयानबाजियां सामने आ रही है इसको लेकर के बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से ये कहा गया कि जब देखिए नेजा मेले का जिक्र, मेला मतलब ही ये होता है कि मेले में किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग शामिल हो सकते हैं और ये भी एकता का संदेश देता है, लेकिन ऐसी चीजों से ही तो आपत्ति है बीजेपी को। इस पर मैं राहुल अवाना जी से ही समझना चाहूंगी कि अखिलेश यादव जी कहना क्या चाह रहे हैं। एमवाई फैक्टर का आरोप तो हमेशा से समाजवादी पार्टी पर लगता रहा है, तो ये मुसलमानों की बात है इसलिए क्या इस बार वो खुल के बोल रहे हैं, लेकिन वहीं महाकुंभ में उन्हें ये नजर आ जाता है कि कुव्यवस्थाएं हैं और साथ ही साथ उन्हें ये भी नजर आ जाता है कि वहां तो कई लोगों की जानें भी गई हैं। मैडम, मैं तो सबसे पहले यही कहूंगा कि महाकुंभ के लिए आप कह रही हैं, तो क्या योगी जी ने व्यवस्थाएं की थी महाकुंभ में? कोई व्यवस्था थी वहाँ पे? हमारे कितने भाई बहन श्रद्धालु जो वहाँ पे स्नान करने गए थे वो बुरी तरह से दब गए। सरकार ने उनके मौत के भी आंकड़े नहीं दिए और जेसीबी से खुदवा के वो दफन करवा दिए, दबवा दिए वहाँ। आज तक कोई आंकड़े नहीं दिए। क्या उन बेचारों को, कुछ श्रद्धालुओं को कुछ मुआवजा सरकार को देना नहीं चाहिए था? कम से कम उनको कुछ मुआवजा देती सरकार। आज की घटना बता रहा हूँ, अयोध्या में महिला के साथ बलात्कार करके उसका मर्डर हुआ है, तो कहाँ महिला की सुरक्षा है, कहाँ का कानून? सर, आप अयोध्या का जिक्र करें, समाजवादी पार्टी में शायद आप भूल गए हैं कि अवधेश जी वहाँ इस वक्त अयोध्या संभाल रहे हैं। नहीं, हम एमपी तो हैं, प्रदेश को तो योगी आदित्यनाथ हमारे मुख्यमंत्री संभाल रहे हैं, बेचारे उन्होंने सांसद थोड़ी संभाल रहे हैं। अभी आपकी सरकार पर आ गई तो आपने कह दिया कि योगी आदित्यनाथ जी पूरे राज्य को संभाल रहे हैं। कानून व्यवस्था तो उनकी है मैडम। अब मैं बेरोजगारी पे आता हूँ, कितना बुरा हाल है। सर, मैं कह रहा हूँ मैडम, मैं तो ये कहूँगा ये हमारा बेरोजगारी के मुद्दे पर जिस दिन डिबेट करेंगे उस दिन मैं पक्का आपको आमंत्रित करूंगी, उस दिन आप अपनी बात बेरोजगारी पर रखिएगा। आज का मुद्दा जो है, क्या आक्रांताओं को समाजवादी पार्टी भी समर्थन करती है? क्या आप मानते हैं कि वाकई में जो मुस्लिम आक्रांता गाजी सैयद सालार का जिक्र बार बार आ रहा है, क्या वो सूफी संत था? आप क्या मानते हैं? मैं आपकी राय पहले तो जानना चाहूंगी। देखो, मुझे तो पता नहीं है, ये सूफी संत का मैं तो नाम पहली बार सुन रहा हूँ, लेकिन ये है कि हो सकता है मुझे उनके, मैं झूठ बोल दूं क्या है इतिहास क्या नहीं है, लेकिन कैसे थे आक्रांता? पहले तो मैडम आप मुझे थोड़ा उनके बारे में बताइए, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले बताइए मुझे। सर, इतनी कहानी अभी तक आपने नहीं सुनी, नहीं पढ़ी है? इतिहास में भी इस बात का जिक्र मिलता है। सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला या वेंडलाइज करने वाला, उसमें भी नाम रहा है। यहाँ तक कि कई लोगों को मौत के घाट उतारा गया। सर, मुगल कई ऐसे बादशाह रहे हैं जिन्होंने किस तरीके से अपने आक्रांता पूरी तरीके से दिखाई है, वो हर किसी के सामने जग जाहिर है। अब मासीर आलमगीरी का अगर मैं जिक्र कर दूं तो उसमें भी ऐसे कई सारे ऐसे उल्लेख मिल जाते हैं जो कि प्रॉपरली सर हिस्टोरियंस के द्वारा ही लिखे हुए। मैंने वो किताब नहीं लिखी है, उसमें भी इन बातों का जिक्र आता है। और रही बात आप ही के पार्टी से सांसद और नेता है समाजवादी पार्टी से जियाउर रहमान बर्क, उन्होंने ये कहा था कि सूफी संत है वो, कोई आक्रांता नहीं है। मैडम, मैंने मान लिया आपकी, आप मुगलों के लिए कह रही हैं, अब सीधा सीधे आक्रांता मुगलों को बता रही हैं आप। बिल्कुल तो सर, मैं ये कह रहा हूं कि योगी जी या मोदी जी अब कौन सा ठीक करने, चलो जो पहले हुआ भविष्य में, अब मस्जिदन के नीचे ये भी तो मंदिर ही ढूंढ रहे हैं। यही कौन सा मुगलों से काम कर रहे हैं, बता दो। इन्होंने हिंदू मुसलमान सब इन्होंने एक साथ रखने चाहिए, यही कौन सा वो कर रहे हैं? यही कौन सा आक्रांता से कम कर रहे हैं, बता दो। इन्हें सद्भाव बनाना चाहिए। होली के मामले में ये कहते हैं कि 53 दिन में आएगी ये तो रोजा फलाना ढिमका, यही कौन सा वो कर रही है, बता दो। इन्हें कम से कम ये, चलो जो पीछे हुआ, अब ये 700 साल के पहले न क्यों बात करते हैं, अब के इन पे क्यों नहीं करते? 700 साल बात ये ठीक है। आप बहुत सारे इस वक्त एग्जांपल्स लेके बैठे हैं। पहले तो शुरुआती, क्योंकि डिबेट का ये मौका है, तो मैं 2-2 मिनट पहले सबसे रिएक्शन से ले लेती हूँ, फिर मैं सर आपके पास लौटूंगी क्योंकि आपके पास बोलने के लिए मुझे लगता है बहुत कुछ है। संदीप त्रिपाठी जो कांग्रेस नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, सवाल आपसे भी मैं सबसे पहले यही पूछना और जानना चाहूंगी कि आपके हिसाब से क्या वो सूफी संत है या आक्रांता है? चाहे हम औरंगजेब की बात करें या फिर हम बात जब गाजी की करते हैं, तो आप क्या मानते हैं? अगर के हिसाब से हम देखें तो बहराइच में मेला लगता है और सरकारी व्यवस्थाएं वहां पर दी जाती हैं, पुलिस की हो, सिक्योरिटी की हो। दरगाह पर मेला लगता है
उर्स होता है, तो ये सारा कुछ तो एक सूफी संत के उस पे होता है। क्या 8 साल से योगी जी करके सो रहे थे? क्या कर रहे थे भाई आप? 8 साल तक क्यों नहीं जगे? कल्याण सिंह जी को क्या ये सब हिस्ट्री नहीं पता थी क्या? राजनाथ जी को हिस्ट्री ये सब नहीं पता थी क्या? 8 साल तक आप खुद नशे में रहे, फिर आपने एक ऐसा मुद्दा लेकर आते हैं क्योंकि आपको बहुत सारे सवालों से बचना है। आपको महंगाई से बचना है, बेरोजगारी से बचना है, आपको इस सवाल से बचना है कि अभी होली हुई, सिलेंडर कहाँ गया बाबा जी? तो बाबा जी क्या बोलेंगे? तो बाबा जी कहेंगे जाओ देखो वो जो सलार है, मसूद है, वो जो आक्रांता था उसको तुम नहीं भगा पा रहे हो तो सिलेंडर मांग रहे हो। गजब का बेवकूफ बनाते हो भाई। अरे बाबा जी अपने मैनिफेस्टो की बात करिए, जनता ने आपको जिसके लिए चुना। अगर आप आक्रांता भगाने आए हो, 8 साल तक क्या कर रहे थे आप? काहे लिए भांग खाए थे कि गांजा पिए थे कि कौन से नशे में थे भाई? काहे लिए अब तक नहीं? आप ये सवाल जब खड़े हो रहे हैं तब आप इस तरीके की बात कर रहे हो। अब आते हैं कि कौन क्या था जी। थोड़ा सा हिस्ट्री की भी बात कर लेते हैं जी। और जो कोल कल्पित कहानियां बनाई जाती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक वीर थे जो बुलबुल पर बैठ के काला पानी सजा पाए थे और बाहर आकर लोगों से मिल जाते थे बुलबुल पे बैठ के। इस तरीके के कोल कल्पित कहानी किसी राइटर ने लिखी है, उस राइटर के आधार पर आज हम जो ये डिस्कशन कर रहे हैं वो डिस्कशन है। क्योंकि अगर आप इतिहास की बात करेंगे, अजमेर कहाँ है हमको नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछ लीजिएगा कि विदेश में अजमेर है या भारत में है। वो जिसकी बात कर रहे हो कहाँ पैदा हुए, भारत में पैदा हुए या बाहर पैदा हुए? 1014 की उनकी डेट ऑफ बर्थ है और जो है 1025 में सोमनाथ मंदिर पर हमला होता है, 11 साल का बच्चा आतताई बन गया। क्या बात है, कौन सा भैया पहलवानी करने का? सर कमियां खामियां आप पूरे डिबेट में गिनाते रहिएगा। सबसे पहले रिएक्शन के तौर पे मैंने आपसे ये जानने की कोशिश की कि सर आप सूफी संत मानते हैं, सर आप सूफी संत उन्हें मानते हैं या फिर आप खुद भी आक्रांता मानते हैं? सुरभि जी, हमने बड़े विनम्रता के साथ कहा कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार उन्हें सूफी संत मान के उनके दरगाह पर व्यवस्था देती है और सारी व्यवस्था करती है, और ऐसा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्रियों और पूर्व सरकारों ने भी किया है, तो बिल्कुल हम सूफी संत मानते हैं। ये सर नहीं सर, मैं पार्टी की राय नहीं जान रही हूँ, मैं आपकी राय जानना चाह रही हूँ। नहीं, पार्टी और हमारी राय एक ही है, दूसरी नहीं है पार्टी। हम अच्छा, पार्टी में हम तो यानी आप ये कह रहे हैं कि आप भी गाजी को पूरी तरीके से सूफी संत मानते हैं। चलिए ठीक है, नहीं क्योंकि सरकार मानती है इसलिए मानते हैं। ठीक है, आपका कहना है सरकार मानती है। मैं एक बार फिर बीजेपी प्रवक्ता के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी। श्री राज नायर जी भी इस वक्त हमारे साथ अगर जुड़ चुके हैं। पीसीआर प्लीज मुझे जानकारी दीजिएगा। सुरभि जी एक रिक्वेस्ट और है। ठीक है, वीएचपी से प्रवक्ता हमारे साथ श्री राज नायर जी भी जुड़े हुए हैं, संजय शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार के पास में सबसे अंत में जाऊंगी क्योंकि कुछ कंफर्मेशंस भी मुझे उनसे लेनी होंगी। श्री राज नायर जी, सबसे पहले तो यही मैं आपसे जानना और समझना चाहूंगी कि वीएचपी ने जो मांग की है, और ये कहा जा रहा है कि आप लोगों की मांग है कि देखिए वहां तो सूर्य कुंड हुआ करता था, वहां पर तो तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हुआ करती थी जो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई व्यवस्थाएं थी, जिसे खंडित करते हुए एक अचानक से वहां पर कब्रगाह बना दी जाती है। लेकिन सर ये बात आपको आज पता चली जब आप जिक्र कर रहे हैं कि ये तो सदियों पुरानी गाथा है, तो सर ये आपको ख्याल पहले क्यों नहीं आया? यही सवाल विपक्षी दल भी आपसे पूछना चाह रहा है, बीजेपी से भी यही सवाल पूछा जा रहा है। देखिए, आपका सवाल भी गलत नहीं। सन 47 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। आजादी मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी का इस देश पे करीब 60 वर्ष का राज रहा। आजादी जब भारत को मिली, देश के 2 टुकड़े होकर के मिली, और धार्मिक तौर पर भारत का मुसलमान भारत के हिंदुओं के साथ रहना नहीं चाहता था, इसलिए भारत के 4-5 प्रांतों को काट करके पाकिस्तान बना दिया। वो बात अलग है, बाद में ईस्ट पूर्वी पाकिस्तान जो था बांग्लादेश बना। अब जब आक्रांताओं का राज रहता है और आक्रांताओं का राज के बाद स्वराज स्थापित होता है, तब एक बात होती है कि आक्रांताओं के सारे चिन्ह, उनके सारे अवशेष, उनके सारे साइन को मिटा दिया जाता है। ये दुनिया भर में हुआ है और भारत में भी अंग्रेजों के शासन के बाद जॉर्ज पंचम के, लॉर्ड कर्जन के, लॉर्ड वेलिंगटन के, लॉर्ड क्लाइव के,
इन सारे पुतलों को गिरा दिया गया। परंतु मुस्लिम शासकों के पुतलों को या उनके निशानियों को वैसे के वैसे रखा गया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भारतीय मुसलमानों को दामादों की तरह ट्रीटमेंट दिया, क्योंकि वो वोट बैंक की तरह उनके पॉलिटिक्स को, उनकी राजनीति को सूट कर रहे थे, इसके लिए दामादों की तरह ट्रीटमेंट किया। तो सर यही तो विपक्षी दल पूछ रही है ना सर, यही तो विपक्षी दल पूछ रही है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव है, महाराष्ट्र में भी अभी कुछ महीनों के बाद से चुनाव का ऐलान हो जाएगा, बिहार में दूसरी तरफ हम देख रहे हैं तो यहाँ पर भी नवंबर के महीने तक आते आते विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। तो सर ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी बिसात बिछाने के लिए और वोट बैंक की राजनीति करने के लिए आप लोगों ने मुद्दा ढूंढा है क्या? क्योंकि विपक्षी दल तो ये भी कह रहा है कि आपके पास मुद्दे ही नहीं है। जब मुद्दों पे हम आपसे पूछना चाहते हैं तो आप हिंदू और मुस्लिम को दो धड़ों में बांट देते हैं। सुनिए, महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव 4 महीने पहले हो गए, महाराष्ट्र में कोई चुनाव नहीं है अभी। माफी चाहूंगी जी, माफी चाहूंगी इसके करेक्शन के साथ ही जी, मैं यही आपसे जानना और समझना चाहूंगी कि उस वक्त भी ये मुद्दा उठा था कि देखिए महाराष्ट्र में जब चुनाव होने होते हैं तो इसी तरीके के मामले उठाए जाते हैं। भूल सुधार के साथ आगे बढ़ रही हूँ। हाँ, लेकिन अब महाराष्ट्र में कोई चुनाव नहीं है, लेकिन मैंने जैसे बताया 550 वर्ष के बाद भगवान श्री राम का मंदिर बनाया, 70 साल लगे आर्टिकल 370 को उखाड़ के फेंकने में। अभी सही समय है, क्योंकि एक गांधी नेहरू परिवार ने मुस्लिमों को दामाद की तरह ट्रीटमेंट किया, वोट बैंक के पॉलिटिक्स की, अपीसमेंट, तुष्टीकरण किया, इसलिए ये सब संभव नहीं हुआ। अब 2014 के बाद एक माहौल बना है, एक के बाद एक हिंदू हित के कार्य हो रहे हैं। तो अभी सही समय है, बच्चे कुछ आक्रांतों की निशानी उखाड़ के फेंक देंगे। उसी के अंतर्गत बजरंग दल की मांग है कि अब ये औरंगाबाद, संभाजीनगर, संदीप जी आ रही हूँ मैं आपके पास, जो मजार है उसको फाड़ फेंकना है। मात्र थोड़ा सा समय लूंगा। संदीप जी पहले मैं छोटा सा रिएक्शन सबसे ले लूं, उसके बाद में पक्का आपके पास आ रही हूँ। ठीक है जी, हमारे साथ योगेश कुमार सोनी जी भी राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। योगेश कुमार जी, आज के राजनीति के स्तर को अगर समझे तो ये कहा जाता है कि आज की राजनीति सिर्फ और सिर्फ धर्म आधारित हो चुकी है। कितनी सच्चाई, कितनी सत्यता मानते हैं? देखिए सुरभि, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इतिहास के झरोखे से जो चीजें उठा रहे हैं, पहली बात तो जो हाल ही का बवाल है वो छापा मूवी के बाद हुआ और 1.5 महीने के अंतर्गत चीज को लेके काफी विभाजन प्रक्रिया भी आगे बढ़ी। मेरा मानना है कि सिनेमा को सबसे पहले सिनेमा के आधार पर समझना चाहिए, वो केवल एक मनोरंजन का साधन है। इसके अलावा हमारे सेंसर बोर्ड को उन चीजों की अनुमति देनी चाहिए जिससे समाज में कोई नकारात्मकता या दोहरापन ना हो। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि हम अपने भविष्य या अपने समाज को क्या परोस रहे हैं। आज जिस दिशा में देश जा रहा है उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जो एक सूझबूझ का वर्ग है वो लुप्त होता जा रहा है। सोशल मीडिया के इस दौर पे घटना इतनी की होती है, लेकिन उस घटना को कुछ लोग एडिट करके अपने हिसाब से नकारात्मक रूप से आगे भेज देते हैं और फिर उसके बाद कहा बुद्धि बिना उसको देखे, बिना उसको समझे, सोचे समझे आगे फॉरवर्ड कर देते। तो सोशल मीडिया के तो में केवल नकारात्मकता का चल रहा है, तरह से कई पर है। मैं मानता हूँ एक सामने आया, हमारा इस मुद्दा स्थिति से कोई लेना देना नहीं। औरंगजेब की कब्र से आज 350 साल आज लगभग कुछ बात से आज क्या हासिल कर सकते हैं और कौन यदि निर्णायक स्थिति लेनी है तो सरकार को लेनी चाहिए। सर क्या ये भी माना जाए, योगेश जी, क्या ये भी मान लिया जाए कि हमने ऐसा कई बार देखा है कि जब भी इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो एक समुदाय ऐसा है जो कि हिंसा की आग को भड़का देता है और इस वजह से कई ऐसे राजनेता रहे, कई ऐसी पार्टियां रही जिन्होंने कभी भी ऐसे मुद्दों को छुआ ही नहीं और इसी वजह से हमेशा ये कहा जाता है कि चाहे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करें या योगी आदित्यनाथ का जिक्र करें, डबल इंजन की सरकार कहा जाता है। इसके साथ साथ में बड़े फैसले लेने वाले इन दो नेताओं को माना जाता है। सुरभि देखिए, आपकी सारी बात सही है। आपसे परिस्थिति में ये कहना चाहता हूँ कि आप जो किसी कले को उत्पत्ति दे रहे हैं उस कले से आज क्या हो सकता है, उससे फायदा क्या हो रहा है। तो कोई निर्णय लेना है, जैसे सड़कों के नाम के नाम बदले, तो सरकार का निर्णय होना, किसी भी हो, मुसलमानों जो इनके संगठन वो जो उपद्रव बना करते हैं वो करने के बाद वो जो की नकारात्मक स्थिति पूरे देश भर में फैलती है
कि हमें अपनी पीड़ा होती है, सबसे बड़ी बात क्या, चंद लोगों के मन के मन में, उनके मस्तिष्क में और उनके मन में एक अजीब सा जहर फैल जाता है, और जिस जोर क्या होता है क्या भी लहर पे चल पड़ते हैं, और सब के बाद ये भी होती है आपको कुछ मान लेते हैं और घटना। ठीक है योगेश जी, ठीक है, यानी विचारधारा की लड़ाई है और विचारधारा जब तक स्पष्ट नहीं होगी, एक धागे एक सूत्र में लोगों को पिरोने की कोशिश नहीं की जाएगी, तो ये राजनीतिक रोटियां सेकने का काम राजनेता हमेशा करते रहेंगे। संदीप जी, मैं आपके पास लौट रही हूं, लेकिन हमारे साथ संजय शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। संजय जी, आज की राजनीति के मुद्दे को लेकर के जिस तरह अगर हम बातचीत करते हैं तो एक दल ऐसा है जो ये कहता है कि सिर्फ धर्म और जाति के आधार पर ही राजनीति हो रही है, और एक दल वो भी है जो कि ये कहता है कि देखिए, जिस इतिहास को छुपाया गया पुराने सरकारों द्वारा, उस इतिहास को हम उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसे स्वर्णिम काल के तौर पर देखा जाता था, मुगल आक्रांताओं ने किस तरीके से उसे लूटा, उसे धूमिल करने की कोशिश की उस भारत की छवि को, हम तो उसे उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक वो लोग भी है, एक वो गुट भी है जो इन आक्रांताओं को सूफी संत का तबका दे देता है। क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया सवाल है आपका, और ये बहस भी बड़ा जरूरी है इस समय होना। जरूरी इसलिए है क्योंकि बाकी सारे मुद्दे बड़े छोटे हैं। अमेरिका हमारे भारतीयों को हथकड़ी और बेड़ियों में डाल के वापस कर रहा है जी। नेपाल और पाकिस्तान तक के लोग ऐसे नहीं आ रहे जैसे भारत के लोग आ रहे हैं। शेयर मार्केट तबाह हो चुका है, बेरोजगारी की दर पिछले 50 सालों में जो नहीं थी वो हो चुकी है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये सारे मुद्दे बड़े बेकार हैं, इन पे होनी नहीं चाहिए। बहस होनी चाहिए कि सैकड़ों साल पहले एक आक्रांता आया था, एक लुटेरा आया था, उसकी कब्र है, मजार है, तो वो मजार क्यों है, ये बहस होनी चाहिए। दरअसल सत्ता को ये समझ में आता है कि जब सत्ता को ये बहुत अच्छी तरह समझ में आता है कि जब ऐसे सवाल अगर जनता पूछेगी कि भाई ऐसा क्या आप करके आए थे अमेरिका में, आप तो नारे लगा के आए थे, अब की बार ट्रम्प सरकार, आप तो कहते थे माय डियर फ्रेंड। माय डियर फ्रेंड ने अमेरिका से लौटने के चौथे दिन जिस तरह अपमानित करके भारतीयों को भेजा, उसके लिए सवाल तक नहीं लिखा। तो देश के लोग अगर ये बात दिमाग में उनके जहन में आ जाएगी तो वो सवाल पूछेंगे, तो वो सवाल ना पूछे तो फिर आप औरंगजेब की कब्र ले आइए, किसी और की कब्र ले आइए, फिर आप उस पर फसाद पैदा कर दीजिए। और उसके बाद में देश के एक बड़े मीडिया वर्ग में, मैं आपके चैनल की बात नहीं कर रहा, लेकिन सब आम दर्शक भी और आम देश का आदमी भी जानता है कि किस तरह हरेन जोशी एक नाम लिखकर भेजते हैं कि इन मुद्दों पे बहस होनी चाहिए। प्रधानमंत्री कार्यालय से एक चिट आती है और उसके बाद पूरे देश में इस बात पे मुझे कहीं डिबेट होती दिखाई नहीं दी कि भारत के लोग इतना बेइज्जत करके क्यों वापस भेजे गए, क्यों हमारे 56 इंच की सरकार ने इतनी हिम्मत नहीं करी कि खत लिख दे। कोई इस पे सवाल नहीं करता कि कुंभ में जो लोग मरे उनके डाटा जारी क्यों नहीं कर रहे, उनके नाम पते जारी क्यों नहीं कर रहे। सवाल यह है कि जो सैकड़ों साल पहले आया, जिसकी कब्र के नीचे उसकी हड्डियां भी नहीं बची होंगी, अब उसकी कब्र होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार है। लीजिए बुलडोजर चला दीजिए। अगर इस आपको एक कब्र हटाने से भारत का स्वाभिमान वापस आ जाता है, भारत के लोगों की इज्जत वापस आ जाती है, बेरोजगारी और किसानों के दर्द खत्म हो जाते हैं, तो चढ़ा दीजिए, सारी कब्र तोड़ दीजिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब जब देश में ये ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं, इसका मतलब है कि सरकार के पास आम आदमी के हितों से जुड़े मुद्दों का जवाब देने की हिम्मत नहीं है। इसीलिए ये धर्म के नाम पर मुद्दे उठाए जाते हैं। यानी संजय जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ महिमा मंडन की सरकार इस वक्त चल रही है, हो कुछ नहीं रहा है, लेकिन दिखाया जा रहा है कि हमने कितना कुछ और क्या कुछ किया है। देखिए, मैं सुबह उठता हूं, जैसी टीवी खोलता हूं तब लगता है कि पहली हेडलाइन चलती है कि सनातन धर्म ने आज ये किया, सनातन धर्म यहाँ खतरे में आ गया, सनातन धर्म ने ये बवाल कर दिया, हमारे आक्रांताओं के मुगलों ने ये आक्रांत कर दिया। अरे फिर अगर आप जब मुगलों पे जाएंगे तो किसने मुगलों को आमंत्रित किया था? राणा सांगा कौन थे? और सवाल ये है कि 300-400 साल पहले के इन जहरीले मुद्दों का आज उठाने का मतलब क्या है? आज आप बात करिए कि देश, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में लौट के आ गई, अंतरिक्ष लौट के आ गई। सर, इन सबकी तो चर्चा हुई ना, लेकिन संभल में जो हिंसा हुई वो आपने भी देखा। सर, आपने भी देखा होगा संभल में जो हिंसा हुई, तो लाजमी है कि जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो उन मामलों को लेकर के उस दौरान बातचीत होती है
और पुराने इतिहास का दोबारा से जिक्र आता है। सर, महंगाई का मुद्दा हो चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, उस पर भी हमने कई ऐसे प्रोग्राम्स किए हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगी कि सर, जो नहीं करते हैं आप प्लीज उनके सामने ये बातें कहिएगा, लेकिन कम से कम यहाँ तो सर जवाब दे दीजिए जिस मैं सवाल बिल्कुल आप ही की बात कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपके चैनल ने नहीं करी है। मैं कह रहा हूँ इन मुद्दों का मतलब क्या है। क्या हमारे औरंगजेब की कब्र से आज का किसी मेरी और आपके घर की परेशानी खत्म हो जाएगी? क्या मेरे और आपके घर का सिलेंडर सस्ता हो जाएगा? क्या मेरे और आपके घर की रसोई के तेल के दाम कम हो जाएंगे? सब्जियां कम हो जाएंगी? किसानों की समस्या का हल हो जाएगा? ठीक है। औरंगजेब के नाम पर बहस क्यों होनी चाहिए? आलोक वत्स जी जुड़े हुए बीजेपी प्रवक्ता हैं। आपके अब सवालों का जवाब सीधे तौर पे मैं उनसे ले लूंगी, लेकिन उससे पहले संदीप त्रिपाठी जी भी शायद कुछ सवाल तैयार करके बैठे हैं। तो आलोक जी, आप पर कुछ देर में सवालों की बौछार होने वाली है, तैयार रहिएगा। संदीप जी, अब आपसे मैं जानना चाहूंगी आप क्या कहना चाह रहे थे। नहीं, सुरभि जी विश्व हिंदू परिषद के हमारे साथी बैठे थे और वो बता रहे थे कि पिछली सरकारों ने या कांग्रेस के लोगों ने मुस्लिमों को दामाद की तरह पूजा। तो मैं बताना चाहता था कि विश्व हिंदू परिषद के है भैया, आपकी रिश्तेदारी किनके किनके यहाँ है, नाम वाई। भारतीय जनता पार्टी है, मुख्तार अब्बास नकवी कौन है, ये शहनवाज हुसैन जिसपे हिंदू महिला से शादी तो की ही है, एक महिला के बलात्कार का आरोप है और उसको पार्टी करा रहे हैं दिल्ली में आप। और सीमा हैदर से कितने नाम मैं बता सकता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के नेता रहे, उन्होंने अपनी बेटियां मुस्लिम समाज के यहाँ ब्याही है। तो मैं ये इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप सवाल दूसरों पे खड़ा करते हैं। महाराज अपना घर जरूर देख लीजिएगा। अब संजय जी की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। संजय जी ने बहुत बढ़िया बात कही, जो मैंने स्टार्टिंग में अपने जो है पहले वक्तव्य में मैंने कहा, उस बात को संजय जी ने जो है जस्टिफाई किया। सच यही है कि भारतीय जनता पार्टी सवालों से बचने के लिए इस तरीके के मुद्दों को लेकर आती है। अन्यथा मैं ये कहूंगा, जैसे मैंने कहा कि भाई अब तक आप क्या कर रहे थे, क्या कल्याण सिंह जी को ये सारा कुछ नहीं पता था इतिहास, क्या राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के रहे उनको नहीं पता था क्या, और जो अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र में सरकार रही है उनको नहीं पता था क्या? 8 साल तक आप उसी मेले को, उसी दरगाह को आप जो है सुरक्षा उपलब्ध कराते हो, वहां पर पेयजल की व्यवस्था करते हो, सारी सुविधा देते हो, फिर आज ऐसा क्यों? क्योंकि आज वो सवाल खड़े हो रहे हैं। आपने बहुत कर लिया, किस तरीके से आपने हिंदू मुस्लिम करके जो है आपने सत्ता पर आए, दोबारा आ गए। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भैया हमारा रोजगार कहाँ गया? 5 साल से आपने शिक्षक भर्ती क्यों नहीं निकाली? हम टीटी पास करके, टेट पास करके, लोग सुपर टेट पास करके 5-5 साल से लोग भूखे इंतजार कर रहे हैं। आप जो है वैकेंसी नहीं निकाल रहे हो। आप जो है अगर पुलिस की वैकेंसी निकालते हो तो उसमें धांधली करते हो, या अन्य कोई वैकेंसी निकालते हो तो उसमें ओबीसी का हाकी खा डालते हो। ये सारे, ये आपने होली पे सिलेंडर देने की बात कही थी, वो क्या हुआ? आपने बच्चियों को स्कूटी देने की बात कही थी, वो क्या हुआ? इन सारे सवालों से बचने का एक सीधा उपाय है कि आप हिंदू मुस्लिम कर लीजिए। एक बात और, फिर भी ये वही लोग हैं तालिबान को गरियाते हैं जब विपक्ष में होते हैं तो, और जब सत्ता में आ जाते हैं तालिबान घोर आतंकी संगठन, उसको मान्यता देते हैं सरकार के रूप में। उसके बाद वहां पर दवाई भेजते हैं, वहां पर गल्ला भेजते हैं। अरे निकम्मो नकारो, अगर आप कहते हो कि वो तालिबान आतंकी संगठन है, क्यों आप मान्यता देते हो? क्यों आप वहां पर दवाइयां भेजते हो? ठीक है संदीप जी, अब क्योंकि देखिए आरोपों की फहरिस्त लंबी हो गई है, तो जवाब भी जरा आलोक जी से ले लेते हैं। आलोक जी, सरकार आपकी, लेकिन कई सवाल इस वक्त आप पर, कई आरोप इस वक्त आपकी सरकार पर लग चुके हैं। संजय जी को भी आपने सुना, संदीप जी को भी आपने सुना, और जिस तरीके से समाज की राजनीति को समझ रहे हैं उस हिसाब से भी आपने अब तक उन मतों को सुना और समझ लिया होगा कि राजनीति क्या वाकई सिर्फ धर्म आधारित या जाति आधारित हो चुकी है। आखिर इस प्रकार के सवाल बार बार सिर्फ बीजेपी से ही क्यों पूछे जा रहे हैं? देखिए सुरभि जी, मैं आदरणीय संजय शर्मा जी को कहा था और भाई संदीप त्रिपाठी, देश आज 5वीं सब बड़ी अर्थव्यवस्था में है और तीसरे की जाने की तरफ जोर है। 2027 तक हम उस लक्ष्य को भी पूरा कर लेंगे, तो हम विश्व में तीसरे स्थान के सबसे बड़े इकोनॉमी बने होंगे। जितनी भी आप प्लीज बीच में मत करिए, प्लीज बीच में मत बोलिए। ठीक है संदीप जी देखिए, इनको जवाब दे लेने दीजिए, फिर आप काउंटर कर लीजिएगा, मैं मौका दूंगी आपको। आप तो मैंने चुपचाप सुना है। आलोक जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए।
थोड़ा जस्टिफाई कर दें। अभी कुछ दिन पहले एक इकोनॉमिक समिट हुआ था यूरोप में, जहां पर वर्ल्ड के सबसे बड़े इकोनॉमिक का कांग्रेशन हुआ था, और उसने एक मत से कहा इंडिया इज द फास्टेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड द सेफेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट। आज जिस तरीके से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बाहर का आ रहा है और जितनी फैक्ट्रियां लग रही है, उस सबसे रोजगार बड़े पैमाने पर सृजन हुआ। जो खोखला करके कांग्रेस के साथी ने हमें दिया था अर्थव्यवस्था, उसको ठीक करने की कवायद में नरेंद्र मोदी जी अभी भी 18 घंटे काम करते हैं। उसके बावजूद इनके समय में एक एम्स था, आज 44 एम्स की स्थापना हो रही है। इनके समय में 74 एयरपोर्ट से आज 144 एयरपोर्ट का निर्माण था। इनके समय में 12 यूनिवर्सिटी नए तैयार किए गए इनके समय के सुधार। 26 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से पूरे देश में पुल, पुलिया और रोड का निर्माण हो चुका है। कवायद जारी है। मेट्रो की स्थापना उसी हो रही है जी। 80 करोड़ लोगों को अभी भी कोरोना से आने के करते हम उनको राशन देने का करते आ रहे हैं। उसके अलावा 40 करोड़ लोगों को हमने आयुष्मान भारत के तहत इलाज सुविधा प्रदान की। 19 करोड़ लोगों को जाति धर्म का भेद नहीं करते हुए हमने आलोक जी, कभी धरातल पर इन योजनाओं का महिलाओं की सर, जो योजनाएं लागू आप करने की बातें कह रहे हैं, धरातल पर कभी दोबारा आपने जाकर के क्रॉस चेक किया क्या कि वो वाकई योजनाएं लागू करने के बाद कुछ चल भी रहा है क्या सर? आयुष्मान भारत कार्ड का आपने जो जिक्र किया है सर, आयुष्मान योजना के तहत में कई ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल्स में जाते हैं, उनके वो कार्ड एक्सेप्ट नहीं होते। मैंने अपनी आंखों से देखा है सर, कई ऐसे हॉस्पिटल्स है, ठीक है, उन्हें मना कर दिया जाता है ट्रीटमेंट देने से। दूसरी चीज, बेरोजगारी दर का जिक्र देके विपक्षी दल भी बार बार करता रहता है और इसको लेकर के बार बार सवाल पूछा जा रहा है कि जब इतनी योजनाएं आ रही हैं, इतना विकास हो रहा है देश में, तो फिर बेरोजगारी दर हर बार वो बढ़ता क्यों चला जा रहा है सर? 2023 और 24 में भारत की बेरोजगारी दर ये बताया गया, दावा किया गया कि 3.2% की घटकर हुई, लेकिन हम गुजरात के एक तस्वीर को देखते और समझते हैं कि जब एक पद पर वैकेंसी निकलती है तो सर वहां हजारों की संख्या में लोग खड़े होते हैं। क्या वो 1000 बेरोजगार आपको युवा नहीं दिखाई देते? बिहार में वही 1000 बेरोजगार युवा जब पहुंचते हैं रोजगार मांगने के लिए तो उन पर लाठियां चला दी जाती है। दिल्ली में भी वही हाल हम देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में वही हाल देख रहे हैं, यहां तक कि क्राइम रेट्स को लेकर भी यही कई दावे किए जा रहे हैं कि कई जगहों पर अब तक क्राइम रेट्स भी बढ़े हैं, लेकिन आपके पास मुद्दा सिर्फ मुस्लिम और हिंदू का। एक मिनट तुलसी जी, अब आप मुझे बोलने दीजिए जी। आप कृपया अपोजिशन के लिए बैटिंग मत कीजिए। सर ये गलत आरोप मुझ पर बिल्कुल मत लगाइएगा कि मैं अपोजिशन की ओर से बैटिंग कर रही हूँ। ये क्या बात होती है कि अगर आपकी तरफ से कोई बोल दे तो फिर मैं आपकी ओर से बैटिंग कर रही हूँ, और आज अगर मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि आप सत्ता में हैं तो आप मुझ पर आरोप लगा रहे। एक मैडम आप 1 मिनट हमें सर, आप मेरे करियर पर सवाल मत उठाइए। अब 1 मिनट हमें दे देना मैडम। आपके बोल लेने दीजिए। अभी आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं करते, ये आप कैसे कह सकते हैं कि हिंदू? सर, सत्ता पक्ष में आप है तो सवाल आपसे पूछूंगी। आपको तकलीफ हो रही है तो मैं माफी चाहूंगी, लेकिन सवाल तो पूछूंगी। सवाल पूछने का आपको पूरा हक है, मैं आपके सवाल का जवाब भी दूंगा, लेकिन आप वो सवाल मत कहिए कि हम हिंदू मुस्लिम करते हैं। ये कृपया आप अपने मुंह से कहिए, मेरा इतना ही प्रार्थना है। कहने दीजिए सर, तो यही तो विपक्षी दल भी जानना चाह रहा है सर, पूरा देश जानना चाह रहा है। आप सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए ना सर, ट्रेंडिंग टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको। कई लोग इस बार के युवा सवाल पूछ रहे हैं। ये मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं और ये सदियों से वो काम करते आए हैं। हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं और हम करेंगे भी नहीं। ठीक है, संस्थान का नाम नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में सनातनी एक बार एकजुट होकर अपने ऊपर पहले किए गए अत्याचारों को अब
एक का हिसाब किताब लेना के लिए तत्पर हैं और तैयार। चलिए ठीक है, हमें मौलाना अब्दुल कलाम से कोई दिक्कत नहीं है। राहुल अवाना जी भी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको भी सुन लेते, फिर आगे आपके पास। मैं अपने सामने नतमस्तक हो सकता हूँ, लेकिन ये चीज मैं औरंगजेब के लिए और महमूद गजनी का भांजा सैयद सलार मसूद गाजी के लिए नहीं कर सकता। सर तो आपको नतमस्तक होने के लिए तो कोई कह ही नहीं रहा है सर। नहीं सर, सर देखिए आप फिर सर मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। सिर्फ आपसे किसने कहा आप नतमस्तक हो जाएंगे? मैडम आगे 2 मिनट में आगे वहीं, फिर आगे वहीं देखो। ठीक है, जब देश की प्रगति की बातें मैंने कहा दी, उसको आपने मुझे बोलने नहीं दिया। सर मैंने तो आपसे उल्टा सवाल पूछा। मैं गाँव का रहने वाला आदमी हूँ, मैं गाँव का रहने वाला आदमी हूँ। आपको मालूम है सुरभि जी? सर हम भी बहुत शहरी नहीं है सर, सिर्फ रोजगार हमारा शहर में, हम भी गांव से आते हैं, तो ये मत कहिए कि आप सिर्फ अकेले गांव से आते हैं। अगर आप गांव से आती हैं तो आपको गांव में गरीब महिलाओं का शौचालय के नहीं होने से कितनी त्रासदी थी, इससे जरूर हमने हजारों उन्हीं शौचालयों की स्थिति एक बार आप खुद भी जरा उन गाँव में जाकर के देख लीजिए सर, सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। आपके पास लौट रही हूँ। राहुल जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं तो बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, भैया जो 40 हॉस्पिटल बनी है, कौन कौन से जिले में बनी है वो हॉस्पिटल, उनका नाम बताओ आप हमें। बीजेपी के प्रवक्ता, मैंने कब 40? अभी तो बोला आपने 40 हॉस्पिटल, 40 एम्स बनाए आपने, झूठ ही बोलते हो आप। और ये बताइए मुझे कौन से मेट्रो सिटी में, कौन से मैं यूपी में ही बात करूं तो कौन से में आपने मेट्रो चला दी? जो हमारी सरकार ने बना के छोड़ी थी उससे अलग एक पिलर खंबा बढ़ाया आपने। हमारे देश की जनता को 80 करोड़ जनता को 10 किलो मिस्टर राशन पे 10 किलो राशन पे लाके खड़ा कर दिया आपने 80 करोड़ जनता को। और कोई प्रवक्ता कोई नहीं। अगर आप कितने ही बढ़िया जनता दोबारा से अतीक अहमद तारनसारी और नहीं चाहती है, तो योगी को चाहती है, अमन चैन चाहती है। सर समाजवादी पार्टी से मैंने इसीलिए पहले ही सवाल पूछ लिया था कि उनकी क्या राय है, क्योंकि उन्हीं के सांसद की ओर से ऐसी प्रतिक्रियाएं सामने आती है कि वो इन आक्रांताओं को सूफी और संत बता देते हैं। खैर मैं लौटूंगी आपके पास। अब आप इस बात पे नहीं कहेंगे कि मैंने आपकी ओर से बैटिंग की है, क्योंकि ये आपके पक्ष में गया है सवाल। खैर रहने दीजिए, मैं आपके पास लौटूंगी। संदीप जी कुछ और है आपके पास कहने के लिए? क्योंकि एक छोटा सा सवाल, क्योंकि मुझे लग रहा है संजय जी के पास समय कम है, वो जाना चाह रहे हैं। संजय जी कुछ और आप पूछना चाह रहे हैं क्या? हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भैया ने बहुत सारी बढ़िया योजनाएं बता दी। हम 5वीं व्यवस्था, 4थी अर्थव्यवस्था, 3री अर्थव्यवस्था, जब हम दुनिया की इतनी बड़ी ताकत बने हुए हैं तो हमारा इतना अपमान क्यों हो रहा है? आप हमें बता दीजिए ना कि कारण भारत ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया अमेरिका के साथ कि हमारे हथकड़ी और बेड़ी में डाल के लोग वापस भेजे गए। हमारे प्रधानमंत्री एक चिट्ठी लिखने की हिम्मत नहीं कर पाए। इंदिरा गांधी का इतिहास पढ़ लीजिए। इंदिरा गांधी ने कहा कि हम बांग्लादेश बनाने पे 7वां बेड़ा भेज रहे हैं, तो इंदिरा गांधी ने कहा अमेरिका से कोई बेड़ा भेज दीजिए, भारत के लोग स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री हथकड़ी और बेड़ी एक बार नहीं 3-3 बार डाल के लोग आए। हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका को चिट्ठी भी नहीं लिख पाए, आंखों में आंखें डाल के कह भी नहीं पाए। और आप जितना बात बता रहे हैं, ग्रोक आया है ट्विटर पे, वो सारे सवाल पूछे हैं लोगों ने कि कितने एम्स बनाए, कितनी सड़कें बनाई, कितनी अर्थव्यवस्था है, सबके जवाब सामने आ गए। हकीकत ये है कि अब समझ में आ गया है सत्ता को कि लोग अब सवाल पूछने लगे हैं। और जैसे जो सवाल पूछेगा, जैसे भैया ने आपको कह दिया कि आप विपक्ष की तरफ से बैटिंग मत करिए। भैया मेरे, हमने तो जब पत्रकारिता सीखी थी तो हमसे कहा गया था कि सरकार जो बताती है वो विज्ञापन होता है और सरकार जो छुपाती है वही खबर होती है। तो मैडम ने अगर आपसे सवाल पूछ लिए, आयुष्मान कार्ड योजना इस देश का सबसे बड़ा घोटाला है। किसी भी निजी अस्पताल में चले जाइए, तमाम आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनका 40,000 रुपए का इलाज होना है, लेकिन उनके कार्ड पे 4-4 लाख रुपए प्राइवेट हॉस्पिटल ने निकाल लिए हैं। हकीकत यही है, आप सबसे बड़ी योजना नोटबंदी का जिक्र नहीं करते। आपने खुद तो कहा था कि भारत की तस्वीर बदल देगी नोटबंदी, आप नोटबंदी का जिक्र नहीं करते, आप जीएसटी का जिक्र नहीं करते, आप ऐसे मुद्दों पे बात ही नहीं करना चाहते। आप बात करना चाहते हैं कि अरे साहब कवर, भैया सरकार आपकी
2024 में कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे, हमें वोट तो हम औरंगजेब की कब्र को पाकिस्तान में पहुंचा देंगे। मुझे बताइए, पिछले 11 सालों से 2014 से पहले कोई प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान नहीं गया था। आके नवाज शरीफ को हैप्पी बर्थडे कहने कौन गया? आपको भारत में और पाकिस्तान से बड़ी नफरत है, लेकिन दुबई में आप क्रिकेट मैच खेल लेंगे पाकिस्तान के साथ, क्योंकि अमित शाह जी के बेटे उनका इंचार्ज हैं। तो आपकी नफरत जो होती है ये केवल आम आदमी को भड़काने के लिए होती है, जिससे वो सवाल ना कर सके, जिससे वो सत्ता से बात ना कर सके। असली हकीकत यह है, इसको स्वीकार कर लीजिए कि मुद्दों से भटकाना है तो कभी औरंगजेब की कबर आ जाएगी। चलिए ठीक है, मैं क्लोजिंग रिएक्शन आलोक जी से लूंगी। उससे पहले योगेश जी, अगर आपका भी कोई सवाल है, आप पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। जी संदीप जी, आ रही हूँ, उसके बाद आपके पास आ रही हूँ। बन चुके हैं और तरक्की करना अनिवार्यता है। मेरा कहने का आपसे तात्पर्य ताकि बाकी लोगों से जो दर्शक देख रहे हैं कि हम देश में मुद्दों पर चर्चा करते हो। आज एक ऐसा मुद्दा उठा जिससे हमें भी डिबेट करनी पड़ी। अगर हमें जो युवा देख रहा होगा आज वो कितना पीड़ित और अपने आप को संकोचित महसूस कर रहा होगा कि देश के मुद्दों पर चर्चा। आज हम उन बातों पे कोई चर्चा नहीं कर रहे जिससे हमें आगे बढ़ने में कोई मदद मिले। ये नकारात्मकता की जो लहर है ये लंबी और बड़ी होने से आने वाला, वर्तमान तो समस्या में है ही है, आने वाला भविष्य बहुत चिंताजनक और बेहद बतावे और डरावना होने वाला है। क्योंकि हम एक सर्वधर्म सम्मान करने वाला देश है जिसके लिए नियम कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन इन सब चीजों से जो दोबारा से खोद के सामने आ रही है, इससे दिशा और दशा दोनों इस दिशा ओर जा रही है जिससे हम आने वाली आगामी। ठीक है योगेश जी, क्योंकि समय का अभाव है, माफी चाहूंगी, आपको बहुत कम समय दे पाई, लेकिन समय का अभाव है तो मैं आपके पास लौटूंगी। संदीप जी, जल्दी से आप अपना सवाल पूछ लीजिए, आलोक जी के रिएक्शन के साथ मैं इसे वाइंड अप करूंगी। बिल्कुल, अभी डेवलपमेंट की बात कर रहे थे तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, आलोक जी आपके बिहार के भाजपा के मंत्री जब बीमार होते हैं तो इलाज दिल्ली एम्स में ही कराना है। आपने एम्स बनाया है लेकिन नाम रखा है, नाम रख देने से कोई योजना का काम नहीं हो जाता है। एक सच्चाई और मैं बता देता हूँ, संजय जी ने बताया जैसे जो है आयुष्मान कार्ड की, आपने पीएम किसान निधि में जगह बता दे रहा हूँ, आलोक जी आप में क्षमता है तो मुकदमा करा दीजिए। कुंडा प्रतापगढ़ का एक गिरोह 2 लाख से ज्यादा फर्जी किसान सिर्फ कुंडा में नामित करता हो, 2 लाख किसानों का नाम भी कटता है, लेकिन आज तक एक भाजपाई के ऊपर मुकदमा नहीं होता क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे जो घोटाला कर रहे थे। और ये रैकेट पूरा उत्तर प्रदेश में काम किया। आप में क्षमता है, मैं लगा रहा हूँ, अगर मेरी बात गलत निकल जाए मेरे ऊपर मुकदमा कर दीजिए। आप दिखाइए मुकदमा जो है भ्रष्टाचारियों के ऊपर, लेकिन आप नहीं कर पाइएगा। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो सच्चाई ये है कि ना आपको भ्रष्टाचार से लड़ना है, ना आपको सनातनियों का हित चाहिए, क्योंकि बिरयानी खाना है मोदी जी को अब्दुल्ला के यहाँ और पसमानदा सम्मेलन उत्तर प्रदेश में करना है, लेकिन आपको धार्मिक राजनीति करनी है, इसलिए आप इस तरीके के मुद्दे को उठाते हैं। अरे आइए साथी आलोक जी, हम आपके साथ हैं, आप आइए, डेवलपमेंट की बात करिए, युवाओं को रोजगार दीजिए, आप उत्तर प्रदेश कैसे तरक्की करें इसकी बात करिए। चलिए ठीक है आलोक जी, एक सवाल इसमें और एड ऑन ये करना चाहूंगी कि एक और तो कब्र हटवाने की मांग की जा रही है, लेकिन अजमेर शरीफ दरगाह पर कई बार हमने ये भी देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, वो भी अपनी ओर से चादर चढ़वाने के लिए भेजते हैं। तो फिर जब इस तरीके के अगर वो उनका सिर्फ इतना कहना है कि देखिए जब ये मेला बहुत पहले से आयोजित होता रहा है तो अभी भी आयोजित करने में से क्या आपत्ति है? अगर आपको याद आ रहा है कि वो आक्रांता है तो फिर ये सवाल तो आपको बहुत पहले उठाना चाहिए था। एक चीज आपको बता दूं जी कि आप कलीम चिश्ती को या दिल्ली में सामुद्दीन औलिया को आप कंपेयर कर रही हैं ये महमूद गजनवी के फज्जा से। नहीं सर, मैं सिर्फ दरगाहों का जिक्र कर रही हूँ, सिर्फ इसे वैसे कंपेयर मत ना कीजिए। वो सूफी संत थे और आपको एक चीज बता दूं जी, उनकी आमदनी हिंदू टूरिस्ट से चल रही है और हम उनके लिए इज्जत रखते हैं, जैसे अब्दुल कलाम की इज्जत रखते हैं जी, उसी तरह से हम उनके लिए भी इज्जत रखते हैं। इनको वो सूफी संत घोषित कर दिए जो आक्रांता था, जो भाई था। ठीक है संदीप जी, बोल लेने दीजिए जी। आप मुझे किसी ऐसे पार्टी के आदमी से डिबेट कराइए
इसमें कुछ दम हो तो हम लड़े। सर तो उन्होंने तो आपको खुला चैलेंज दे दीजिए सर, आपको उन्होंने खुला चैलेंज दिया है, संदीप त्रिपाठी जी ने खुला चैलेंज दिया है सर कि आप चाहे तो प्रूफ कर लीजिए, आप चाहे तो केस भी दर्ज करा दीजिए। 0/0 पर आउट होने वाले पार्टी के लोगों से हम क्या चैलेंज दें? सर जो सवाल उनका है, उनका सवाल मैंने आपसे पूछा, जवाब आपको देना था। बहरहाल समय का अभाव है, इसी वजह से इस डिबेट को हम यहीं समाप्त करें। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया के सवाल में सवाल यही था कि क्या वाकई राजनीति अब सिर्फ और सिर्फ धार्मिक जातिगत आधार पर ही बढ़ चुकी है? क्या वाकई जो आम लोगों के मुद्दे हैं, उन आम लोगों के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कोई भी ऐसा राजनेता या फिर कोई भी ऐसा दल नहीं है जो कि लोगों के हित की बात करे, या सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से भटकाना ही सभी पार्टियों का एक आम एजेंडा तैयार हो चुका है कि किस तरह वोट बैंक की राजनीति करनी है? अब यह आपको विचार विमर्श करना है कि क्या वाकई कोई ऐसा दल, कोई ऐसी पार्टी है जो आपके हित का सोचती है। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार।